हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसबी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। अगर आप लोग सच में इस बार क्लास 12 में हैं और आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, अगर आप लोग क्लास 12 का पेपर देने वाले हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के अंतर्गत पेपर देना है और आपका भी सपना है कि सर हमको भी हमारा जो 500 नंबर का टोटल पेपर होता है, या हम बात करें हमारा पूरा सिलेबस जो होता है उसमें 500 नंबर का आता है, उसमें से हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश जो होते हैं वो तो हमारे 100 नंबर के पेपर आते हैं। अदर हमारे मैथ को छोड़कर जो भी पेपर होते हैं वो 70 नंबर के आते हैं, प्लस 33 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। तो अगर आपका सपना है कि 500 में 490 या 480 या हम बात करें 400 प्लस नंबर लाने का आपका भी सपना है और आप भी ऐसा सपना देखते हैं, तो आज का वीडियो आपको ध्यान से देख लेना है। अगर हम बात करेंगे इस वीडियो में बच्चों, अगर आप मात्र 95 टॉपिक पढ़ लेते हो, अब ये 95 टॉपिक आपको बहुत ज्यादा लग रहे होंगे बच्चों। एक सब्जेक्ट के नहीं है 95 टॉपिक, ये 95 टॉपिक आपके लिए है क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के। क्योंकि बच्चों केमिस्ट्री के लगभग 45 टॉपिक डिस्कस करेंगे, लगभग 45 टॉपिक होंगे, और फिजिक्स के हमारे लगभग 50 टॉपिक होंगे। अगर आप ये सारे टॉपिक कवर कर लेते हो, डिस्कस कर लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो ना, तो आपका फिजिक्स के जो 200 नंबर है वो हमें पक्के करने हैं इस वीडियो में। क्योंकि आपके बोर्ड में जो 140 नंबर का तो रिटन पेपर होगा, ठीक है, और उसमें से 60 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में लगभग आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, मैंने सारा कुछ बता दिया है। प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना, कैसे आपको प्रैक्टिकल देना है। अब एक लेक्चर बताया जिसमें वाइवा में आपसे एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। आपकी पूरी तैयारी एकदम बेहतरीन ढंग से हो जाएगी, ठीक है। तो आइए हम एक एक टॉपिक को बिल्कुल आसान तरीके से डिस्कस करते हैं और एक एक टॉपिक को समझते हुए चलते हैं। देखिए बच्चों, पहला हमारा टॉपिक है जो हमारे क्लास 12 केमिस्ट्री का है, मोलरता। देखिए मोलरता में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलरता हमें निकालने को आती है, मोलरता की परिभाषा हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, तो हमें मोलरता पढ़नी पड़ती है। अगला बच्चों क्या है, मोलरता। अब मोलरता क्या होता है, 1 लीटर बिलियन में 1 केजी बिलियन में 1 किलोग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम मोलों की संख्या। अब देखिए होता क्या है, मोलरता हो गई, मोलरता हो गई और नॉर्मलता। इनमें से तीनों में से कोई एक टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है। नहीं ये टॉपिक आते हैं, इनसे क्वेश्चन आएंगे, यानी कि अगर हम बात करते हैं तो न्यूमेरिकल आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर, ये बात आपको पता ही है। अब आता है मोल प्रभाज। एक्चुअल में मोल प्रभाज क्या होता है, सबसे पहले आप मोल प्रभाज की 2 लाइन समझ लीजिए। मोल प्रभाज क्या होता है, हमारे पास अगर कोई विलयन है और उस विलयन में क्या है, चीनी भी है। 1 मिनट मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इस पर, अगर हमारे पास कोई विलयन है, उसमें हमारे पास विलयन जो है वो क्या है, शरबत है। आपको पता है शरबत में हमने पानी भी डाला है, प्लस हमने क्या डाला है, इसमें चीनी डाली है। हमने 2 चीजें मिक्सअप की हैं, पानी प्लस चीनी, तब हमारा जाके क्या बना है, शरबत। ये चीज पता है। तो पानी भी कोई इसमें, क्योंकि ये विलयन है, ये टोटल विलयन है, तो जाहिर सी बात इसमें विलय भी होगा, विलायक भी होगा। कौन विलय, तो बच्चों जिसकी मात्रा कम होती वो हमारा क्या होता है, विलय, विलय यानी कि घुलने वाला, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो हमारा होता है विलायक। होता क्या है, कभी कभी विलय के मोल प्रभाज पूछ लेगा, कभी विलायक के मोल प्रभाज पूछ लेगा, और अगर ऐसा नहीं कहता विलय के मोल प्रभाज बताइए, विलायक के मोल प्रभाज बताइए, तो वो विलयन दे देगा और उस विलयन में पूछ देगा कि हमें C2H5 के मोल प्रभाज बताइए, हमें CH3 के मोल प्रभाज बताइए, हमें बेंजीन के मोल प्रभाज बताइए। यानी कि जिसके भी पूछे आपको निकालना रहता है, फिर उसमें मतलब नहीं रहता विलय के पूछ रहा है, विलायक के पूछ रहा है। निकालना कैसे होता है, पहले तो हम सबके मोल निकाल लेते हैं। मोल निकालने के बाद मान लीजिए मोल प्रभाज हमसे पूछ रहा है विलय के मोल प्रभाज, और हमने विलय के मोलों को माना कैपिटल एन और विलायक के मोलों को माना स्मॉल एन, आप कुछ भी मान सकते हो। तो हमारे निकालने में हमें क्या आएगा, हमें अगर कैपिटल एन विलय के मोल प्रभाज पूछे तो हम सबसे पहले लिखेंगे विलय के मोल प्रभाज अपॉन में विलय के मोल प्रभाज प्लस विलायक के मोल प्रभाज। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे अगर मोल प्रभाज निकालने तो हमें सबसे ऊपर रखना पड़ता है जिसके हमसे पूछ रहा है, और नीचे रखना पड़ता है हमें कुल विलयन में कितने मोल है। तो विलयन के विलय के भी मोल जोड़ दीजिए, विलायक के भी मोल जोड़ दीजिए, और जो आंसर है वही मोल प्रभाज आ जाएगा। समझ में आया अच्छे से। अगला
अगला टॉपिक देखिए, क्योंकि बच्चों ये टॉपिक ऐसे हैं इनसे बोर्ड एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस जो हैं बनते रहते हैं। अब बच्चों हेनरी का नियम क्या कहता है? हेनरी का नियम कहता है स्थिर ताप और दाब पर किसी भी गैस की जो द्रव्य विलेयता होती है वो उसके आंतरिक दाब के समानुपाती होती है, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ा है, आप जाके पढ़ लीजिए। अगला हमारा टॉपिक है राउल्ट का नियम। एक्चुअल में राउल्ट का नियम क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे हेनरी का नियम हो चाहे राउल्ट का नियम हो। राउल्ट के नियम पर 2 क्वेश्चन आते हैं, वो आगे मैं अभी बात कर रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक परासरण है, एक परासरण दाब है। परासरण क्या होती है? क्रिया होती है, कम परासरी विलयन से अधिक परासरी विलयन की सांद्रता की ओर गति करना, वो परासरण होता है। लेकिन परासरण दाब क्या होता है? देखिए एक्चुअल में क्या होता है, अगर मान लीजिए परासरण की क्रिया चल रही थी, परासरण की क्रिया चल रही थी, अगर हमें रोकना है तो कुछ तो चीज अपनानी पड़ेगी, तो हम उस पर जो एक रोकने के लिए उसमें कोई दाब लगाते हैं मान लीजिए, तो परासरण क्रिया को रोकने के लिए हम जो दाब लगाएंगे वही हमारा परासरण दाब कहलाएगा। और बच्चे क्या करते हैं, परासरण वाली परिभाषा परासरण दाब में लिख के आ जाते हैं, या परासरण दाब की परिभाषा परासरण में लिख के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, परासरण अलग है और परासरण दाब अलग है। फिर आता है आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं। अगर हम इनको सिंपल भाषा में समझें तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन वे होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। अगला बच्चों क्या है, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन और हिमांक में उन्नयन। विद्युत अनपघट्ट क्या होते हैं? अगला देखिए, विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता और इलेक्ट्रोड विभव। ये 3 टॉपिक जो है, विशिष्ट चालकता हो गया और तुल्यांकी चालकता हो गया, इनसे क्या होता है, विद्युत रसायन वाला आपको जो चैप्टर है उनसे टॉपिक है। इनमें क्या होता है, हमारे टॉपिक आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इनसे अगर टॉपिक नहीं पूछे जाए 1-2 नंबर में टिप्पणी कभी कभी पूछ लेता है। लेकिन क्या होता है, इसमें विद्युत रसायन के चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ोगे ना तो उसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि मैंने आपको न्यूमेरिकल पढ़ा है तो वहां पर आपको जाके देखना है सारे चैप्टर में जो भी तुल्यांकी चालकता है, विशिष्ट चालकता है, इनको मैंने वहां पर यूज हुई है न्यूमेरिकल में। अगर आपने अभी तक न्यूमेरिकल नहीं देखे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वो न्यूमेरिकल देख लेना। अगला है विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी है किस आधार पर बनाई गई, मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में बनाई गई, मैंने आपको पढ़ाया है, आप उसको भी जाकर पढ़ लेना। अगर आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक आपको मैं जो भी आज बता रहा हूँ तैयार कर लेना। अगला है मोलर चालकता, लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। सेल, शुष्क सेल होती है और जो हमारी प्राथमिक द्वितीयक सेल होती है, सेल के बारे में आपको पढ़ लेना। एक होता है प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि तथा शून्य कोटि, और एक होता है अर्धायुकाल। आपको 3 है, इनकी परिभाषा पता होना चाहिए, लेकिन प्रथम कोटि और शून्य अर्धायुकाल के लिए आपको एक सूत्र याद रखना है। प्रथम कोटि का सूत्र होता है K = 2.303 अपॉन T log 10 A/A-x। ये हमारा एक सूत्र होता है, ये प्रथम कोटि का है। एक अर्धायुकाल का होता है K = होता है 0.693 अपॉन T½ T1/2। ये 2 सूत्र हैं, आपको याद रखना है, इनमें सिद्ध होते हैं, इन पर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। ये जो हमारा टॉपिक है, आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा रासायनिक बलगतिकी, उसी चैप्टर के टॉपिक है। ठीक है बच्चों, अगला हमारा टॉपिक है आणविकता और कोटि में क्या अंतर होता है। देखिए आणविकता क्या होती है और कोटि क्या होती है, इनमें अंतर आपको बताना है। देखिए संक्रमण तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो संक्रमण तत्व होते हैं, अंतः संक्रमण तत्व, आपको इनके बारे में पढ़ना। अगला टॉपिक देखिए बच्चों, अगला टॉपिक जो है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, 4F श्रेणी और 5F श्रेणी के बारे में है। K2Cr2O7 KMnO4, आपको इनका निर्माण पढ़ना, सचित्र वर्णन आपको पढ़ लेना। ठीक है, आपको लिगेंड पढ़ लेना, संकर आयन क्या होते हैं। ठीक है, आपका उपसार संयोजन यौगिक संख्या होती है, ये उपसार संयोजन यौगिक संख्या वाला चैप्टर उसी से है। आयनन समावयवता और हाइड्राइड समावयवता, आपको दोनों पढ़ लेनी है, आयनन समावयवता भी पढ़ लेनी है और हाइड्राइड समावयवता भी पढ़ लेनी है, क्योंकि टिप्पणी में हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन इनसे आएंगे और बन सकते हैं। आपको फिनॉल C6H5OH होता है, अगर हम इसको रिंग के अंदर फिनोल को बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं आपने बुक में देखा होगा या आपके कॉलेज में किसी ने पढ़ाया होगा, बड़ा बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से OH लगा होता है ऊपर, ये क्या होता है, फिनोल होता है। इसको वैसे लिखते हैं C6H5OH, क्योंकि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी एक H है, यहाँ पर भी एक H है, कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन समावयवता। अब यहाँ पर आप चाहे बीच में गोला करिए, चाहे तो आप 3 जगह पर डबल बॉन्ड करिए, लेकिन कोई एक काम करना है, या गोला बनाना या 3 जगह पर डबल बॉन्ड, हो सकता है आपको मिल जाए। तो आप मान लीजिए आपके कहीं मिल गया और वहाँ पर डबल बॉन्ड लगे और आपका मन है गोला बनाना, तो आप गोला बना दीजिए, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है, बात हमारी आप ध्यान रखना। ठीक है, अब ये तो हो गई फिनोल हो गई। अब बेंजल डिहाइड क्या होता है, बेंजल डिहाइड में हमने यहाँ पर COH लगाया इस बेंजीन की रिंग पर, हमें यहाँ पर CHO लगा देना है, ये बेंजल डिहाइड हो गई। लेकिन C6H5 का मतलब इतना ही है कि इस रिंग के ऊपर में लगाने हैं, बेंजल डिहाइड हो गया। अगला हमारा है एसीटोन। एसीटोन को हम कैसे लिखते हैं, एसीटोन को कुछ इस प्रकार से लिखते हैं CH3
डबल बॉन्ड O, इस तरीके से एसीटोन को लिखते हैं, ठीक है। और वैसे CH3CO CH3 होता है, इसका C को सेंटर आइटम रख के और O को डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं और CH3 साइड में लगा देते हैं, ठीक है। फिर बच्चों आता है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। साइनाइड को हम CN से डिनोट करते हैं, आइसोसाइनाइड को हम NC से डिनोट करते हैं। आपको इनका निर्माण पढ़ लेना, इनके बारे में पढ़ लेना, इनके लक्षण पढ़ लेना, क्योंकि इनसे बोर्ड एग्जाम में लगभग 1 से 2 साल हो गए क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, देखिए एक्चुअल में पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, अगर हम बात करें पेप्टाइड बंध क्या होते हैं, पेप्टाइड बंध वे बंध होते हैं जो प्रोटीन के अणुओं को बांध कर रखते हैं। प्रोटीन के मान लीजिए हमारे पास कई सारे अणु हैं, उनको में बांध के रखना है तो पेप्टाइड बंध की आवश्यकता होगी। या हम बात करें तो पेप्टाइड प्रोटीन के कई अणु थे और उनको अगर वो बंधे हैं किसी भी बंध के द्वारा, तो वो जो प्रोटीन के कई सारे अणु है, बहुत बड़ी चेन है, वो जिस बंध के द्वारा जुड़ी उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों आते हैं कोडोन क्या होते हैं, एंटी कोडोन क्या होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया सारा कुछ। अब आता है डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। वाटसन और क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा हमें डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाना है। आपकी जो बुक में इस तरीके से एक डबल हेलिक्स मॉडल दिया है वाटसन और क्रिक का। यहाँ पर एडेनिन जो है थाइमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है और साइटोसिन ग्वानिन जो होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन ACGT वगैरह जुड़े होंगे, तो आप उसको वो चित्र आपको बना देना है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, देखिए अगला हमारा है कि संयोजकता आबंध सिद्धांत BBT। आपको इसके बारे में पढ़ लेना। IUPAC नामकरण क्या पढ़ना है, देखिए IUPAC नाम किसके पढ़ना है, संयोजकता आबंध सिद्धांत वाला चैप्टर उसी के आपको पढ़ने हैं। और नामकरण IUPAC अलग है, वो हम और भी आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों टॉपिक अलग है, इनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। सेटजेफ का नियम क्या होता है, ये मैंने अभी तक आपको पढ़ाया भी नहीं है, पिछले साल पढ़ाया था बोर्ड के लिए, तो वो और कुछ था और इसमें मैं आपको और अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब अगला आता है क्लोरोफार्म CH-Cl3। आप क्लोरोफार्म का निर्माण सचित्र आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है मार्कोनी काफ का नियम। मैं सारे टॉपिक आपको जल्दी से बता दे रहा हूं ताकि वीडियो जल्दी से खत्म हो जाए, आपका समय भी वेस्ट ना हो। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक है बच्चों ल्यूकास परीक्षण क्या होता है। H2SO4 का आपको निर्माण पढ़ना है। आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री यानी कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के बारे में आपको पढ़ना है। हेलो एरिन क्या होते हैं, आपको 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन पढ़ लेना है। आपके सारे टॉपिक बच्चों तैयार करना है, अगर आपके तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगले हमारे टॉपिक क्या है, देखिए इनको ध्यान से, इन टॉपिक को बिल्कुल आपको आसान भाषा में समझना है अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जैसे कैनिजारोव क्रिया, कार्बिलेमिन क्रिया हो गई, बोर्टस फिटिंग हो गई, विलियम संश्लेषण हो गई, हाइड्रोजनीकरण हो गया, हाइड्रोजनीकरण हो गए। इस तरीके से जो नेम रिएक्शंस होती है, नाम वाली क्रिया होती है, वो आपको पढ़ना होगा। एक टॉपिक आता है क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करें, और आता है IUPAC नामकरण, जो नॉर्मली IUPAC नामकरण जो आपका एक सिलेबस पूरा चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सारे टॉपिक लगभग 4 टॉपिक है, इनको मैं 5 टॉपिक है, इनको मैं अलग से पढ़ाऊंगा। एक वीडियो में 5 टॉपिक में कवर करूंगा, उनसे आपको अच्छे से सीखने मिल जाएगा। और लास्ट हमारा टॉपिक रहता है न्यूमेरिकल। मैंने आपको पढ़ा दिया, लगभग न्यूमेरिकल खत्म होने वाले, आप जाके यूट्यूब चैनल पर देख लेना, न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, अब हम बात ये तो हमारे हो गए केमिस्ट्री के टॉप 45 टॉपिक। अब हम बात करते हैं टॉप 50 टॉपिक जो है वो हमारे फिजिक्स के हैं। 50 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारे फिजिक्स के हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बच्चों अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। देखिए वैद्युत आवेश क्या होता है, फिजिक्स के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको भी आपको नोट कर लेना है या आपको हमारे स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। अगर आप चाहिए तो मैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है। या आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, मैं आपको टेलीग्राम का चैनल भी बता दूंगा। देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, आपको रेखीय आवेश घनत्व हो गया, कूलाम का नियम हो गया, तीनों टॉपिक अच्छे हैं, बोर्ड एग्जाम में आएंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, आपको निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E= आपने जो सूत्र पढ़ा था वही हमको इसको इसमें सिद्ध करना है, इसका व्यंजक क्योंकि ये डेरिवेशन है। अगला हमारा है गॉस की प्रमेय, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको गॉस की प्रमेय भी तैयार कर लेनी है। विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं, आपको इनको पढ़ लेना। वैद्युत विभव हो गया, परावैद्युत पदार्थ, मैं कोई भी सूत्र जैसे कि आपने एक सूत्र पढ़ा होगा E=4π/4πε0 K होता है यहाँ पर। तो इस K क्या होता है, परावैद्युतांक होता है, परावैद्युत माध्यम होता है, परावैद्युत पदार्थ होता है। इसका मान हमेशा K का वन मान के चलते हैं, जब कुछ दिया नहीं होता तो इसीलिए हम इसको वन मान देते हैं, इस पर कोई जिक्र नहीं करता। लेकिन कभी कभी टिप्पणी में बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर में इसी में पूछ लेता है, बच्चे फंस जाते हैं, तो आपको तैयार करने जाता है, तैयार करके आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर जाना है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई क्वेश्चन ऐसा ना लगे इसके सर हमारे आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ठीक है। अगला क्या होता है, समविभव प्रश्न क्या होता है। देखिए ऐसे किसी भी काल्पनिक, आपने किसी भी
क्षेत्र में एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींच दिया जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। ठीक है, अगला है वैद्युत विभव के बारे में। अगला देखिए, अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए, अब हमने यहाँ पर एक ही बात की थी, यहाँ पर वैद्युत विभव V इक्वल टू में सूत्र को स्थापित करना है। अगला टॉपिक देखिए, अगला हमारा है विभव प्रवणता क्या होती है। अगला है संधारित्रों का श्रेणी और तथा समांतर क्रम। आपने संधारित्रों का श्रेणी और समांतर क्रम जस्ट अपोजिट ऑफ प्रतिरोध वाला चैप्टर है। आपने जो प्रतिरोध वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें उसका बिल्कुल उल्टा है। प्रतिरोध में आपने सूत्र पढ़ा था श्रेणी क्रम का, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन यहाँ पर अगर हम श्रेणी क्रम का बात करें तो यहाँ पर होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/CN, यानी कि जितने भी आप जोड़ सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर समांतर क्रम की तो यहाँ पर होता है C इक्वल टू 1/C1 प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस CN, यानी कि कितने भी आप जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर प्रतिरोध का बिल्कुल उल्टा होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला है बच्चों ओम का नियम हो गया, किरचॉफ का नियम होगा, अनुगमन वेग हो गया। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ते हुए चलना, ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी से बता दे रहा हूं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। आपको विभव मापी पढ़ लेना है, धारा घनत्व पढ़ लेना है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पढ़ लेना है। ठीक है बच्चों, अगला टॉपिक देखिए, आपको चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसमें क्या होते हैं, कोई भी चुंबक किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सके, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, लॉरेंज बल क्या होता है, ठीक है, आपको पढ़ना बायो-सावर्ट के नियम, बायो-सावर्ट का जो भी नियम है, एम्पीयर का परिपथीय नियम पढ़ लेना है, आपको क्यूरी का नियम समझाइए, गैल्वेनोमीटर आपको पढ़ लेना है, आपको चुंबकीय फ्लक्स पढ़ लेना है। ये सारे टॉपिक में जो बता रहा हूं इन पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। आपको स्वपरिण गुणांक के बारे में पढ़ लेना है, आपको भ्रमण धाराएं, जो आप ट्रांसफार्मर में जो भ्रमण धाराएं निकलती हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। अगला टॉपिक देखिए, अगला है बच्चों फैराडे के नियम। फैराडे ने कुल कितने नियम दिए थे, फैराडे के नियम पढ़ लेना, लेंज का नियम, ट्रांसफार्मर का संक्षिप्त वर्णन पढ़ना, और ये जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा सीधा 5 नंबर में आएगा। ठीक है बच्चों, आपको सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं, पराबैंगनी तरंगे क्या होती हैं, और हमारी एक्स किरणें क्या होती हैं। सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी और हमारी एक्स किरणें, आपको इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अगला पढ़ना मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अगला लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी किन बातों पर निर्भर करती है, आपको इसके बारे में पढ़ लेना। समंजन क्षमता क्या होती है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। आप इस समय पास की बस देख रहे हैं, कभी दूर की बस देखते हैं तो मानव नेत्र द्वारा फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की जो क्षमता होती है उसे ही मानव नेत्र की हम समंजन क्षमता कहते हैं। आपको खगोलीय दूरदर्शी के बारे में पढ़ लेना है। अगर मान लीजिए कई सारे लेंस संपर्क में रखे हैं, उनके में संयुक्त फोकस दूरी निकालनी, तो कैसे निकालेंगे इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। आपको लेंस का सूत्र स्थापित करना है, आपको प्रकाश का व्यतिकरण पढ़ लेना है, संपोषी विनाशी व्यतिकरण जो मैंने आपको पढ़ा है वो सारे आपको पढ़ लेने हैं। अगला हाइगन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझिए तथा इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। हाइगन्स ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत दिया था, उसके आधार पर अपने कुछ सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के परावर्तन की भी व्याख्या की थी और अपवर्तन की भी व्याख्या की थी, तो आपको दोनों पढ़ लेना है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए, अगला बच्चों यंग का द्वि स्लिट प्रयोग। हुआ क्या इस साल नीट एग्जाम में यंग के द्वि स्लिट प्रयोग से हमारे बोर्ड में क्वेश्चन आए थे, और नीट में भी इसके क्वेश्चन आए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में। ठीक है, आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के आपको नियम पढ़ लेना, फोटॉन क्या होता है, द्विध्रुवीय तरंगे पढ़ लेना, इनके उपयोग पढ़ लेना, इनके जो द्विध्रुवीय तरंगे थी इनके क्या गुण होते हैं इनके बारे में पढ़ लेना। बोहर की परिकल्पना की थी, बोहर ने क्या परिकल्पना दी थी इसके बारे में पढ़ लेना। रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, सोने की पन्नी बहुत पतली परत ली थी, उस पर अल्फा कणों की बमबारी की थी, मैंने आपको पढ़ा है, वो आपको पढ़कर जाना है। और लास्ट हमारा टॉपिक है प्रकाश उत्सर्जन का नियम। प्रकाश उत्सर्जन का नियम है जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था, आइंस्टीन ने इसका समीकरण दिया था, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, जिसमें हाफ mv स्क्वायर h न्यू माइनस न्यू जीरो के बारे में हमने स्थापना की थी, आपके पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़कर जाना है। तो ये थे बच्चों टॉप 50 टॉपिक जो फिजिक्स के थे, मैंने आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। अगर आप इतना टॉपिक तैयार कर लेते हो तो मैं कहता हूँ बोर्ड में आपके अच्छे खासे नंबर आने वाले हैं। बस आपको सारे टॉपिक तैयार कर लेना। अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, हम इनका सॉल्यूशन प्रोवाइड भी आपको करवा देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई डाउट कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।